नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग-अलग रूपों की जो स्रोत सामग्री के चैप्टर 2 में बताए गए हैं। मतलब कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या पुराने को बड़ा करना हो तो सही स्ट्रक्चर चुनना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हम देखेंगे इसमें एकल स्वामित्व, फिर वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान वाले से, एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है ये? देखिए, ये सबसे सीधा साधा रूप है। एक अकेला इंसान मालिक, सारा कंट्रोल उसी का। शुरू करना भी काफी आसान होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो सुनने में ही मतलब बड़ा जोखिम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो घर की चीजें भी बिक सकती हैं? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। कानून की नजर में वो मालिक और उसका बिजनेस वो अलग नहीं है। तो फिर कोई क्यों चुनेगा इसे? ज्यादातर लोग इसे तब चुनते हैं जब बिजनेस छोटा हो या शुरू कर रहे हों, कंट्रोल पूरा चाहिए होता है और नियम कायदे कम होते हैं। देखिए, कोको कोला की शुरुआत भी तो डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने अकेले ही की थी। बाद में आशा कैंडलर में उसे संभाला और कंपनी बनाया। अच्छा, ये तो हुई एक अकेले मालिक की बात। पर भारत में तो एक बहुत ही खास मतलब पारिवारिक बिजनेस का तरीका भी है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ, ये सिर्फ भारत में ही है। हिंदू कानून से चलता है। परिवार का जो सबसे सीनियर पुरुष सदस्य होता है, जिसे कर्ता कहते हैं, वो इसे चलाता है। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? सदस्यता जन्म से मिलती है, मतलब बच्चे भी जन्म से ही सदस्य बन जाते हैं और बिजनेस चलता रहता है। कर्ता के बाद जो अगला सीनियर सदस्य होता है वो कर्ता बन जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो इसमें लायबिलिटी का क्या सीन है? क्या कर्ता की जिम्मेदारी भी अनलिमिटेड होती है? जी हाँ, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके हिस्से तक ही। अच्छा, इसकी भी अपनी दिक्कतें हैं, जैसे शायद पैसा कम पड़ जाए या फिर कर्ता का ही दबदबा रहे, जिससे कभी-कभी परिवार में अनबन हो सकती है। तो ठीक है, अगर अकेले काम करने में पैसे या स्किल्स की कमी महसूस हो तो लोग शायद पार्टनरशिप के बारे में सोचते होंगे। स्रोत में भी है कि ये एकल स्वामित्व की कमियों को दूर करने के लिए आई। सही पकड़ा। पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए। इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और इसमें एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मतलब लिखित हो तो सबसे अच्छा रहता है, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात थी एकल स्वामित्व में, क्या वो पार्टनरशिप में हल हो जाती है? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। यहाँ भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड और जॉइंट होती है। ओहो, मतलब एक की गलती सब पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, सबकी निजी संपत्ति दांव पर लग सकती है। ये पार्टनरशिप का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो फिर इस अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचने का कोई और रास्ता? स्रोत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी जिक्र है, वो कैसे अलग है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मकसद ही अलग होता है। ये अपने सदस्यों की भलाई, उनकी आर्थिक मदद के लिए बनाई जाती है। इनका सिद्धांत है, एक सदस्य एक वोट। अच्छा, चाहे पैसा किसी ने कितना भी लगाया हो? हाँ, वोट सबका बराबर। और सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। सदस्यों की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें बताई गई हैं, जैसे पैसे की कमी या मैनेजमेंट ठीक ना होना। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर सेवा भाव से चलती हैं, तो शायद इनके पास पूंजी कम हो। मैनेजमेंट में भी कभी-कभी प्रोफेशनलिज्म की कमी हो सकती है या सदस्यों में आपस में ही नहीं बनती। और आखिर में आती है कंपनी, जिसके लिए पूरा कंपनी एक्ट 2013 है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां होती हैं, है ना? जी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। और ये अपने शेयर्स आसानी से किसी को बेच नहीं सकते। जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। अच्छा, कंपनियों में अक्सर मालिक यानी शेयर होल्डर और मैनेजमेंट अलग-अलग लोग होते हैं। स्रोत में एक चुनौती बताई गई है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि कहने को तो हजारों लाखों शेयर होल्डर मालिक हैं, लेकिन कंपनी चलाने की असली ताकत कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स या बड़े शेयर होल्डर्स के हाथ में आ जाती है। मतलब आम शेयर होल्डर का कुछ खास कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, एक तरह से
इसे एजेंसी प्रॉब्लम भी कहते हैं, जहां मैनेजमेंट के हित शायद शेयर होल्डर्स के हितों से अलग हो जाएं। और कंपनियों में फैसले लेने में भी देरी हो सकती है। नियम कानून बहुत होते हैं। तो मतलब साफ है कि हर बिजनेस स्ट्रक्चर के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको कितना कंट्रोल चाहिए, कितना जोखिम ले सकते हैं, पैसा कितना चाहिए, कितने नियम मानने को तैयार है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला है कि फाउंडर कितना कंट्रोल रखना चाहता है और बिजनेस को कितना बड़ा बनाना चाहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।